हेलो प्यारे साथियों, तो कैसे हैं आप सभी। तो आज पढ़ने वाले हैं हम वर्ण विचार, जिसे हम वर्णमाला कहते हैं। चलिए आज हम वर्णमाला शुरू करते हैं। वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण किसे कहते हैं? जिस ध्वनि के टुकड़े नहीं कर सकते, जिस ध्वनि के टुकड़े नहीं कर सकते उसे वर्ण कहते हैं। अर्थात भाषा की सबसे छोटी इकाई, क्या भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। जैसे क, ख, ए, आ, इनके हम टुकड़े नहीं कर सकते, तो इसे हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। आगे आता, मौखिक आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? मौखिक आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या? ध्वनि। अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या? अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर कब क्या शब्द है, लेकिन मौखिक आधार पर क्या? ध्वनि। भाषा की पूर्णता इकाई क्या? पूर्णता इकाई क्या? वाक्य। क्या? वाक्य। पूर्णता इकाई क्या? वाक्य। एक बार और देख लेते हैं इसे। यानी कि सबसे छोटी इकाई वर्ण कहते हैं, जिसके टुकड़े नहीं होते। मौखिक आधार पर ध्वनि, अर्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई वाक्य, अर्थ के आधार पर शब्द, भाषा की पूर्णता इकाई क्या? वाक्य। अब बताइए हिंदी वर्णमाला में वर्ण। हिंदी वर्णमाला में वर्ण, वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों या ध्वनियों के क्रमबद्ध समूह को, यानी वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में 44 वर्ण। कितने वर्ण? 44 वर्ण। इन वर्णों को दो भागों में विभाजित किया गया। क्या भागों में? दो भागों में विभाजित किया गया। पहले हैं स्वर। क्या? पहले स्वर। दूसरे क्या? व्यंजन। चलिए देखते हैं। अब देखते हैं स्वर किसे कहते हैं। स्वर किसे कहते हैं? इनकी संख्या कितनी होती है? जिन वर्णों का उच्चारण करते समय किसी अन्य ध्वनि की सहायता नहीं लेनी पड़ती उसे स्वर कहते हैं। अर्थात फेफड़ों से निकलने वाली हवा बिना किसी बाधा या रुकावट से सीधे मुंह के द्वारा बाहर निकलती है, उसे स्वर कहते हैं। स्वरों की संख्या कितनी है? 11। कितनी? 11 संख्या, स्वरों की संख्या 11। किस प्रकार है देख लेते हैं। ए, आ, ई, उ, ऊ, ऋषि, ए, ओ। कुल संख्या कितनी? 11। स्वरों का विभाजन मात्रा और काल के आधार पर स्वरों के दो भेद हैं। ह्रस्व स्वर यानी लघु स्वर, दीर्घ स्वर यानी गुरु स्वर। ह्रस्व स्वर लगता है उसे ह्रस्व स्वर या लघु स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 4 है। ए, ई, उ, ऋषि, ये कौन से? ह्रस्व स्वर। अब आता है दीर्घ स्वर या गुरु स्वर। जिन स्वरों का उच्चारण करते समय बोलने में अधिक समय लगता है उसे गुरु स्वर या दीर्घ स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 7 है। इनकी संख्या कितनी है? 7 है। चलिए किस प्रकार है। आ, ई, उ, ए, ओ, आ। रचना एवं उत्पत्ति के आधार पर स्वरों के दो भेद हैं। किसके? रचना और उत्पत्ति के आधार पर स्वरों के कितने भेद हैं? दो भेद हैं। मूल स्वर, संधि स्वर। मूल स्वर किसे कहते हैं? चलिए देखते हैं। जिन स्वरों की उत्पत्ति किसी अन्य स्वर से नहीं होती उन्हें मूल स्वर कहते हैं। इनकी संख्या कितनी है? 4 है। कितनी? 4 है। ए, ई, उ, ऋषि। अब आता संधि स्वर। जिन स्वरों की उत्पत्ति मूल स्वरों से होती है उसे संधि स्वर कहते हैं। जिन स्वरों की उत्पत्ति मूल स्वरों से होती है उन्हें संधि स्वर कहते हैं। संधि स्वर दो प्रकार के हैं। कितने? दो प्रकार के हैं। दीर्घ संधि, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। तो दीर्घ स्वर कौन कौन से हैं? ए प्लस ए बराबर आ, ई प्लस ई बराबर ई, उ प्लस उ बराबर बड़ा उ। अब देखते हैं संयुक्त स्वर। दीर्घ स्वर कितने हैं? 3। संयुक्त स्वर कितने? 4। ए प्लस ई बराबर ए प्लस ए बराबर ए प्लस ओ बराबर ओ, ए प्लस ओ बराबर ओ।
ओष्ठ के आधार पर स्वरों के दो भेद हैं। कितने भेद हैं? स्वरों के दो भेद हैं, वृत्ताकार स्वर और अवृत्ताकार स्वर। अब देखते हैं वृत्ताकार स्वर किन्हें कहते हैं। जिन स्वरों का उच्चारण करते समय होठ गोल हो जाते हैं उसे वृत्ताकार स्वर कहते हैं, जैसे उ, ओ, और उ। ये वृत्ताकार स्वर हो गए। अब देखते हैं अवृत्ताकार स्वर। जिन स्वरों का उच्चारण करते समय होठ गोल नहीं होते उन्हें अवृत्ताकार स्वर कहते हैं। आ, ई, ऋषि, ए। जिह्वा के आधार पर स्वरों के तीन भेद हैं। कितने भेद हैं? तीन भेद हैं जिह्वा के आधार पर। जिह्वा के आधार पर कितने भेद हैं? तीन भेद हैं, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। अब देखते हैं सबसे पहले अग्र स्वर। अग्र स्वर में कौन कौन? जिन स्वरों का उच्चारण करते समय जिह्वा का अगला भाग सक्रिय रहता है उसे अग्र स्वर कहते हैं, जैसे ई, ए, ऋषि। आता फिर मध्य स्वर। जिन स्वरों का उच्चारण करते समय जिह्वा का मध्य भाग सक्रिय रहता है उसे मध्य स्वर कहते हैं। मध्य स्वर कौन सा? ए। इसकी संख्या कितनी? एक ही है। अग्र स्वरों की संख्या कितनी है? 5 है। कितनी? 5 है। अब आता पश्च स्वर। जिन स्वरों का उच्चारण करते समय जिह्वा का अंतिम भाग सक्रिय रहता है उसे पश्च स्वर कहते हैं, जैसे आ, उ, ओ। कोबे की स्थिति के आधार पर स्वरों के भेद। कितने भेद हैं? दो भेद हैं, निरनुनासिक स्वर और अनुनासिक स्वर। अब आता निरनुनासिक स्वर। जिन स्वरों का उच्चारण करते समय कोबा नासिक विवरण को बंद कर देता है जिससे हवा सीधी मुख के द्वारा बाहर निकलती है उसे निरनुनासिक स्वर कहते हैं, जैसे ए, आ, ई, उ, ऋषि, ए, ओ। अब आता अनुनासिक स्वर। क्या आता? अनुनासिक स्वर। जिन स्वरों को उच्चारण करते समय कोबा बीच में ही अटक जाता है जिससे आंधी हवा नाक के द्वारा और आधी हवा मुख के द्वारा निकलते हो उसे अनुनासिक स्वर कहते हैं। अनुनासिक स्वर का चिन्ह चंद्र बिंदु है। आ, ई, उ। इन पर सब पर चंद्र बिंदु होगा। आयोगवा किसे कहते हैं? आयोगवा किसे कहते हैं? जो न तो स्वर होते हैं और न ही व्यंजन होते हैं उसे आयोगवा कहते हैं। आयोगवा की संख्या 2 है। कितनी है? 2। अनुस्वार जिसका चिन्ह यह है, विसर्ग जिसका चिन्ह यह है। अब आता अनुस्वार। क्या था? अनुस्वार। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हवा नाक के द्वारा बाहर निकलती है उसे अनुस्वार कहते हैं। अनुस्वार से पहले ए का स्वर निकलता है। अनुस्वार के बाद य, र, ल, व, स, ह आते हैं, जैसे संयोग। अब आता विसर्ग। क्या था? विसर्ग। विसर्ग का उच्चारण करते समय है कि ध्वनि निकलती है उसे विसर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे विसर्ग कहते हैं, जैसे प्रातः, अतः। स्वरों का उच्चारण स्थान। अब देख लेते हैं स्वरों का उच्चारण स्थान। वर्ण उच्चारण स्थान। ए, आ विसर्ग कहाँ से होते हैं? कंठ से होते हैं। कहाँ से? कंठ से। ई कहाँ से होते हैं? तालु से होते हैं। कहाँ से? तालु से। ऋषि मूर्धन्य से। उ कहाँ से आते हैं? ओष्ठ्य से। ए कहाँ से आते हैं? कंठ तालु से। कहाँ से? कंठ तालु से। बै क्या? दंत ओष्ठ्य। क्या? बै दंत ओष्ठ्य है क्या है? स्वर यंत्र। है क्या? नासिक है। ओ क्या? कंठ ओष्ठ्य। तालु तथा मुख आकृति के आधार पर स्वरों के 4 भेद हैं। कितने? 4 भेद हैं। यानी कि मुख आकृति के आधार पर स्वरों के कितने भेद हैं? 4 भेद। सविरत स्वर, अर्ध सविरत स्वर, विविरत स्वर
और अर्धविभृत स्वर। कितने भेद हो गए? 4 भेद हो गए। अब आते हैं सविभृत स्वर। सविभृत का अर्थ है बंद। क्या अर्थ है? बंद। जिन स्वरों का उच्चारण करते समय जीवा का अगला भाग अधिक ऊंचाई तक उठता है, अधिक ऊंचाई तक उठता है, उसे सविभृत स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? सविभृत स्वर कहते हैं। जैसे ई, ऊ, ऊ। इनकी संख्या कितनी है? 4 है। कितनी? 4 है। अब आता अर्ध सविभृत स्वर। क्या आता? अर्ध सविभृत स्वर आता है। जिन स्वरों का उच्चारण करते समय जीवा सविभृत स्वर से कम ऊंचाई पर उठती है उसे अर्ध सविभृत स्वर कहते हैं। जैसे ए, ओ। इनकी संख्या कितनी है? 2 है। अब आता विभृत स्वर। जिन स्वरों का उच्चारण करते समय मुख संपूर्ण खुल जाता है उसे विभृत स्वर कहते हैं। क्या? आ। फिर आता अर्ध विभृत स्वर। जिन स्वरों का उच्चारण करते समय मुख विभृत स्वरों से कम खुलता है उसे अर्ध विभृत स्वर कहते हैं। जैसे ए, ओ, आ, ए। अब आता व्यंजन। क्या आता है? व्यंजन। वे वर्ण जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उसे व्यंजन कहते हैं। वे स्वर न वे वर्ण जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं। जैसे क, का, की। इनकी संख्या कितनी? 33। इनकी संख्या कितनी? 33। स्पर्श के आधार पर व्यंजनों को हम 5 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में? 5 भागों में बांटते हैं। स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? कितनी है? 25 है। कैसे? मैं तक। आता स्पर्श व्यंजन। क्या आता? स्पर्श व्यंजन जिसमें आता कै वर्ग। कै, ख, ग, घ, ण। इन्हें क्या बोलते हैं? कंठ बोलते हैं। अब आता च वर्ग। क्या आता? च वर्ग। कौन कौन से च वर्ग? च, छ, ज, झ, व। इन्हें तालु बोलते हैं। तालु। अब आता ट वर्ग। ट, ठ, ड, ढ, ण। मूर्धन्य। आता त वर्ग। त, थ, द, ध, न। आते दंत है ये। प वर्ग। प, फ, ब, भ, म। ये कौन सा? ओष्ठ्य वर्ण है। अंतस्थ व्यंजन य, र, ल, व। इनकी संख्या कितनी है? 4। ऊष्म व्यंजन स है। इनकी संख्या भी कितनी है? 4। अब आते हैं संयुक्त व्यंजन। जो वर्ण 2 वर्णों के मेल से बना हुआ होता है। कितने? 2 वर्णों के मेल से बना हुआ होता है उसे संयुक्त वर्ण कहते हैं। इनकी संख्या कितनी है? 4 है। कितनी इनकी संख्या? 4। ये 6 कैसे बनता है? आधा कै प्लस से। त्रै आधा तय प्लस र से। जैसे आधा जय प्लस हुए से। सिर आधा स प्लस र से। अब आता कंपन के आधार पर वर्णों के 2 भेद हैं। कितने? 2 भेद हैं। घोष या शघोष और दूसरा अघोष। अब आता घोष वर्ण। घोष का अर्थ है नाद या गूंज। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय स्वर तंतुओं में गूंज उत्पन्न होती है उसे घोष वर्ण कहते हैं। जैसे कै वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा। तीसरा, चौथा और पांचवा। जैसे ग, घ, ळ, ज, झ, व, ढ, ढ, ळ, द, ध, न, ब, भ, म। सभी स्वर और य, र, ल, व, ह घोष वर्ण होते हैं। अघोष वर्ण जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हमारी स्वर तंतुओं में गूंज या कंपन उत्पन्न नहीं होती उसे अघोष वर्ण कहते हैं। जैसे कै वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। पहला और दूसरा वर्ण जो होते अघोष होते। श्वास वायु के आधार पर वर्णों को 2 भागों में बांटा गया
अल्पप्राण, महाप्राण। पहले देख लेते हैं अल्पप्राण। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हवा कम मात्रा में बाहर निकलती है उसे अल्पप्राण कहते हैं। जैसे कै वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, पहला, तीसरा और पांचवा। सभी स्वर और य, र, ल, व आदि अल्पप्राण के अंतर्गत आते हैं। अब आता महाप्राण। क्या था महाप्राण? जिन वर्णों को उच्चारण करते समय हवा अधिक मात्रा में बाहर निकलती है उसे महाप्राण कहते हैं। जैसे कै वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, दूसरा और चौथा वर्ण। और स, है और आदि महाप्राण के अंतर्गत आते हैं। उच्चारण के आधार पर व्यंजनों को 8 भेद होते हैं। कितने व्यंजन को? 8 भेद। स्पर्श व्यंजन, फेफड़ों से निकलने वाली हवा जब हमारे किसी न किसी अवयव शरीर के अंग से स्पर्श करती है तो उसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। जैसे कै, ख, ग, घ, ट, ठ, ड, ढ, त, थ, द, ध, प, फ, व, भ। अब आता संघर्षी व्यंजन। जिन व्यंजनों को उच्चारण करते समय दो उच्चारण अवयव इतने पास आ जाते हैं कि जिससे हवा का मार्ग सकड़ा हो जाता है और हवा संघर्ष के साथ बाहर निकलती है उसे संघर्षी व्यंजन कहते हैं। जैसे स है। अब आता स्पर्श संघर्षी व्यंजन। क्या था? स्पर्श संघर्षी व्यंजन आता। जिन व्यंजनों का स्पर्श समय अधिक रहता है और अंतिम ध्वनि संघर्षी हो जाती है उसे स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहते हैं। जैसे च, छ, ज, झ। कौन से? ये स्पर्श संघर्षी व्यंजन है। अब आता नासिकीय व्यंजन। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हवा नाक के द्वारा बाहर निकलते उसे नासिकीय व्यंजन कहते हैं। जैसे ड, व, ळ, न, म। पार्श्विक व्यंजन। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीवा का अगला भाग मसूड़ों का स्पर्श करती है और हवा पार्श्व के आसपास से निकलती है उसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। जैसे ल जो पार्श्विक व्यंजन है। ल कैसा? पार्श्विक व्यंजन। अब आता लुठित या प्रकंपित व्यंजन। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हमारी जिह्वा को 2-3 बार कंपन करना पड़ता है उसे प्रकंपित व्यंजन कहते हैं। प्रकंपित व्यंजन कौन सा? र। कौन सा? र। लुठित। जिन व्यंजनों को उच्चारण करते समय हमारी जिह्वा बेलन की तरह गोल हो जाती है उसे लुंठित व्यंजन कहते हैं। लुंठित व्यंजन कौन सा? र। अब आता उच्चित व्यंजन। क्या था? उच्चित व्यंजन। उच्चित व्यंजन, उच्चित का अर्थ है फेंका हुआ। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय जीवा झटके से नीचे की ओर गिरती है उसे उच्चित व्यंजन कहते हैं। जैसे ड, ढ। अब आता संघर्षहीन व्यंजन या अर्धस्वर व्यंजन। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय कोई संघर्ष नहीं करना पड़ता उसे संघर्षहीन व्यंजन कहते हैं। जो व्यंजन स्वरों जैसे बोले जाते हैं उसे अर्धस्वर व्यंजन कहते हैं। यह और वह। वात्सल्य व्यंजन। वात्सल्य का अर्थ है मसूड़ा। जिन व्यंजनों को उच्चारण करते समय जिह्वा का अगला भाग ऊपर के मसूड़ों का स्पर्श करते उसे वात्सल्य व्यंजन कहते हैं। जैसे ल, र, स। द्वित वर्ण। जो वर्ण दो वर्णों के मेल से मिलकर एक वर्ण का निर्माण करते हैं उसे द्वित वर्ण कहते हैं। जैसे बच्चा, जच्चा, दिल्ली, कुत्ता। अरबी फारसी वर्ण कै, ख, ग नीचे नुक्ता लगा हुआ होता। क्या? नीचे नुक्ता लगा हुआ होता। अक्षर एक ही श्वास के झटके से जिस वर्ण का निर्माण होता है उसे अक्षर कहते हैं। जैसे राम। राम शब्द में 2 अक्षर हैं। जैसे रा प्लस में।
हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण, कितने 52 वर्ण। स्वर कितने 11, ए आ ई उ ऋषि ए ओ। अनुस्वारों की संख्या कितनी 1, विसर्ग 1, कंठे कितने 5, तालव्य 5, मूर्धन्य भी 5, दंत्य 5, ओष्ठ्य 5, अंतस्थ व्यंजन 4, य लव, ऊष्म व्यंजन 4, स है, संयुक्त व्यंजन 4, छ त्र ग स्र, द्वित व्यंजन ढ, कुल 2, कुल बाण हो गए कितने 52। तो ये इसके कुछ MCQ प्रश्न, अगर आप चाहते हैं इसी वीडियो में कराया जाए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। और आज की वीडियो हम यहीं एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पर नए तो चैनल सब्सक्राइब करो। इसी प्रकार की वीडियो हमारे चैनल पर आगे भी देखने के लिए मिलती रहेगी। और अगली वीडियो हम इस चैप्टर के MCQ प्रश्न करने वाले हैं। जैसे क्वेश्चन, वह ध्वनि जिसके खंडन नहीं किए जा सकते उसे कहते हैं, क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। ये डेमो के तौर पर। चलिए, थैंक यू, वीडियो में एंड तक बने रहने।